माय डियर चिल्ड्रेन एंड गार्जियंस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी हमारे मुल्क का माहौल है, बहुत ही बुरा माहौल है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों को सेफ़ रहना है। अपने बच्चों को जो है कि अपने घर से बाहर ना निकलने दें, घर में ही बच्चों को रखें। लेकिन इस स्थिति में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे लोग अब पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाए। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि आज कक्षा 8 की जो गणित है उसे पढ़ाया जाए। तो ये अपने सरकारी स्कूल की ही किताब है। जिस बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो बुक्स खरीद लेंगे। इस बुक में कुल 16 चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, इस बुक की जो पहली चैप्टर है उसका नाम परिमेय संख्या है। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये कक्षा 8 की पहली चैप्टर गणित की है। तो इसमें हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करेंगे। हम किसी भी चैप्टर का डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत, किसी भी चैप्टर के अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो मुख्य बातें होंगे, उसको समझेंगे और उसको जानेंगे। दूसरी बात कि इस बुक में खुद से प्रयास करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए होते हैं, उनको करेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण होते हैं, उदाहरण, तो उस उदाहरण को भी हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहली बातें हैं कि हम लोग 4 तरह की संख्याओं के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। तो ये इसका एग्जाम्पल है। गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिससे किसी वस्तु को गिना जा सके उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक ये चलता रहेगा। यानी जितनी भी धनात्मक संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक बोले तो जिसमें प्लस का चिन्ह हो। ओके। पूर्ण संख्या, यदि हम गिनती की संख्या में यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिट तक के समूह में अगर शून्य को भी यानी 0 को भी शामिल कर दें तो अब जो ये समूह होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। गॉट माय पॉइंट? यस। पूर्णांक संख्या, यदि प्राकृत संख्या के समूह में, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इधर प्राकृत संख्या है, जितनी भी इधर आगे बढ़ता जाएगा सारे क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर इस प्राकृत संख्या के ग्रुप में शून्य को भी शामिल कर दें और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दें, ध्यान से देखिए, यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दें, अब जो ये समूह है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूर्णांक संख्या हो गया। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। फिर से एक बार, धनात्मक संख्या के साथ साथ ये जो प्लस वाला संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह फिर तक,
धनात्मक संख्या के साथ साथ लिख देता हूं धनात्मक संख्या, ठीक है। इस धनात्मक संख्या के साथ साथ शून्य तथा ऋणात्मक संख्या, यहां से इधर देख जो रहे हैं आप देख पा रहे हैं, इधर माइनस में जो बढ़ता चला जाएगा, फिर -5 -6 माइनस, इस तरह माइनस माइनस इन्फिनिट तक, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या। क्या है? यानी माइनस वाले जितनी भी संख्या होती है उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या, वैसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वैसी, ध्यान से सुनिए, वैसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। कंडीशन इसमें लगा क्या है? जहां p तथा q पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। p तथा q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, और साथ साथ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। p q पूर्णांक संख्या हो लेकिन q 0 के बराबर ना हो। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आसानी से समझ लेते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसको p/q के रूप में हम लिख सकें। और pq क्या हो जी? पूर्णांक संख्या हो। तो यहाँ से कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हैं, जैसे कोई एक लेते हैं 5 ले लेते हैं, और दूसरा पूर्णांक 2 ले लेते हैं, 5/2। तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख दिए, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लें, 3/2 पूर्णांक संख्या हो गया, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है, p भी पूर्णांक संख्या, q भी पूर्णांक संख्या। तो अब जो है ये परिमेय संख्या हो गया। और लेते हैं एग्जाम्पल, -3/5। क्या ये पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, p q कोई भी पूर्णांक होगा, माइनस वाले हो या प्लस वाले हो, कोई भी हो, बस उसको हम p/q के रूप में लिख दे तो वो क्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखें, क्या 3/0 एक पूर्णांक परिमेय संख्या है? 3 भी एक पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक है। क्या इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे? जी नहीं, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, इसमें शर्त है। क्या शर्त है जी? कि p q तो पूर्णांक हो लेकिन साथ साथ q कभी भी 0 के बराबर ना हो। ये जो देख रहे हैं बराबर दे के जो कट मारा गया है, इसका मतलब है कि ये q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो भी संख्या है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या सिर्फ 2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि ये भी p/q के रूप में है, क्योंकि 2/1 का मतलब भी क्या होता है जी? सिर्फ 2 होता है, ओके, बिल्कुल। क्या -3 -5? जी हाँ, क्योंकि -5 को भी हम -5/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सिर्फ कौन नहीं हो सकता? जिसके नीचे में 0 हो, यानी जिसके हर में क्या हो जी? 0 हो, वही सिर्फ परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी जितनी भी कंडीशन है सभी क्या होंगे जी? परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। और भी एक महत्वपूर्ण बात इसी जगह समझते चले जाते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ इधर यहाँ ये जो है ये प्राकृत संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे प्राकृत संख्या हमको मिल रहा है। 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर जो ग्रुप है, इधर से 1 से जो स्टार्ट हुआ अनंत तक, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है।
तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि जी हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या भी है। ठीक है। अब दूसरी बात, आपसे अगर ये पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, जी हाँ, हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और धनात्मक की ओर जाती है, यानी प्लस चिन्ह की ओर जाती है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ 0 से लेकर के इधर जितनी भी संख्या है ये सभी क्या है जी, पूर्ण संख्या है ना। बिल्कुल। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं, तो हम बोलेंगे जी हाँ, जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 2 भी एक परिमेय संख्या है, सिर्फ -3 भी एक परिमेय संख्या है, -5 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी पूर्णांक संख्या है तो वो आपको जो है कि यहाँ पे परिमेय संख्या के ग्रुप में मिलेगा। तो आपसे अगर ये पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक परिमेय हैं, तो हम बोलेंगे जी हाँ, जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या है जी, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसका रिवर्स जाते हैं, उल्टा की, है ना। अगर आपसे उलट करके पूछ ले क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं 3/2 वहाँ पे है, हाँ 5/2 है वहाँ पे, जी नहीं। -3/5 है वहाँ पे पूर्णांक संख्या के ग्रुप में कहीं पर भी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय हो सकता है। ठीक है। आइए, अब क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? जी नहीं, पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 6 ये है पूर्ण संख्या। ठीक है। ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब आगे देखें, क्या सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है? तो 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये इसका भी जवाब हम क्या देंगे, नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने अभी यहाँ पर 4 तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और फिर परिमेय संख्या। तो इन चारों संख्याओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्याओं के गुणधर्म, खास तौर से जो रेशनल नंबर्स हैं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो क्या है जी, परिमेय संख्याएं। अभी हम आप लोगों को जो है कि थोड़ा बेसिक बता रहे थे। अब हम बुक में कुछ नियम दिए हुए हैं, कुछ लॉ दिए हुए हैं, अब उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है, सबसे जो पहला नियम है, उसे हम लोग संवृत नियम कहते हैं, संवृत या संवरक नियम। ठीक है। दूसरा नियम है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। और तीसरा जो नियम है उसको साहचर्यता या फिर सहचारिता नियम कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो बारी बारी से हम प्रत्येक नियम के बारे में जानेंगे। पहले संवृत नियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर क्रम विनिमयता, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतनी बातें आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे। मैं आपको सब कुछ लिख के नहीं दूंगा क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसको अगर लिखना हो या नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार करके देख करके उसको लिखें और उसको समझने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले नियम को जानते हैं, संवृत नियम क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या
प्राकृत संख्या, किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के ही में देखते हैं कि इसमें संवृत नियम का क्या रोल है। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल बोले तो इस प्रकार है, और ये फिर अनंत तक। यदि हम कोई दो प्राकृत संख्या लें, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, इसको अगर जब हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको एक प्राकृत संख्या ही मिलती है। ठीक है, जब हम किसी दो प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमको एक जो तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है वो भी क्या होती है जी, एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 99 भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें कोई दूसरा संख्या जोड़ देते हैं, 24। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12। तो ये जो 123 जो यहाँ पे आया 123, ये भी प्राकृत संख्या के ही कहीं आगे हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम इस जगह ये पे यहाँ पर ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या योग के, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। संवृत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी दो प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ते हैं, जब किसी दो प्राकृत संख्या को आपस में हम जब योग करते हैं यानी ऐड करते हैं, तो हमको जो तीसरी संख्या जो हमको मिलती है यानी जो आंसर मिलता है वो भी एक प्राकृत संख्या ही मिलता है। इसलिए हम ये पे यहाँ कहेंगे, यहाँ पे ये कहेंगे प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है, आइए प्राकृत संख्या के दूसरे अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें, किसकी बात करें, सब की बात करें, यानी घटाओ या व्यवकलन की बात करें, तो इसमें हमको क्या मिलती है, आइए देखें। चलिए कोई दो प्राकृत संख्या लेते हैं, उसको घटा करके देखते हैं क्या हमको घटाने के बाद भी प्राकृत संख्या ही मिलता है। आइए देखते हैं, कोई एक प्राकृत संख्या लेते हैं, यहाँ से 6 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में घटाते हैं। 6 - 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है जी, 2 मिलता है। क्या मिलता है, 2 मिलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए 4 को हम पहले लेते हैं और 6 को बाद में लेते हैं, क्योंकि 4 भी एक प्राकृत संख्या और 6 भी एक प्राकृत संख्या, और दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अभी जो हमको आंसर मिलेगा वो -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। एक कंडीशन में तो हमको जब एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या में घटाते हैं तो हमको प्राकृत संख्या ही मिलती है। ठीक है, तीसरी जो संख्या मिलती है वो भी प्राकृत संख्या मिलती है। लेकिन दूसरे कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि हमको प्राकृत संख्या नहीं मिलती है। ये -2 क्या प्राकृत संख्या में है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत, सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। आप कोई और भी एग्जांपल लीजिए तो आपको कभी प्राकृत संख्या मिलेगी और कभी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। तो प्राकृत संख्या जो है घटाव के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या गुणा में इसका क्या रोल है, यानी मल्टीपल में इसका क्या रोल है। आओ जरा देखें। यानी गुणा में देखें इसका क्या, गुणन जो है इसके अंतर्गत देखें क्या ये संवृत नियम प्राकृत संख्या में काम करती है। कोई दो प्राकृत संख्या ले लें,
2 इंटू 4 8 मिलता है, ठीक है। 2 भी प्राकृत संख्या और 4 भी प्राकृत संख्या, ठीक है। अब और कोई ले लो, कोई भी संख्या लो, 3 इंटू 9 तो 27 मिलता है। इसका मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या से जब गुना कर रहे हैं तो तीसरी जो संख्या हमको प्राप्त हो रही वो भी प्राकृत संख्या है। कोई भी कंडीशन लेंगे तो आपको जो तीसरी जो संख्या मिलेगी वो एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या, प्राकृत संख्या योग तथा प्राकृत संख्या योग तथा गुणन के अंतर्गत क्या है जी, संवरित है। योग तथा गुणन के अंतर्गत संवरित है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अब हम डिवाइड की ओर भागें, यानी भाग करके देखें क्या भाग में जो है ये संवरित नियम प्राकृत संख्या को कहाँ तक फॉलो करता है। कोई दो संख्या लेते हैं, मैंने लिया 4/2, 4 भी प्राकृत संख्या, 2 भी प्राकृत संख्या, तो हमको मिल रहा है प्राकृत संख्या। क्या मिल रहा है? प्राकृत संख्या, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कर दें 3/2 तब भी क्या प्राकृत संख्या ही मिलेगा? जी नहीं, हमको प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा। ये तो एक परिमेय संख्या है ना? बिल्कुल है। तो हम ये कहेंगे अब प्राकृत संख्या घटा तथा भाग के, किसके? घटा तथा भाग के अंतर्गत संवरित नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? आइए इस संवरित नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए ट्राई और सेल्फ करते हैं, यानी स्वयं करके देखते हैं। आपके बुक में है ये प्रैक्टिस, आप भी कीजिएगा, देखिएगा बुक, ठीक है। हम भी आपको करा के दिखाते हैं। हम इसमें आप संवरित नियम सभी प्रकार की संख्याओं में लगाएंगे, प्राकृत संख्या में भी, पूर्ण संख्या में भी, पूर्णांक में भी और परिमेय संख्या में भी। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये जो संवरित नियम है कहाँ कहाँ पे काम करती है और कहाँ कहाँ पे काम नहीं करती है। जहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी दो प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी तो हम बोलेंगे वहाँ पर कि हाँ ये संवरित है। अगर जोड़ने पर नहीं मिल रही है या घटाने पर नहीं मिल रही है या गुना करने पर प्राकृत संख्या हमको नहीं मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये संवरित नहीं है। इसी तरह से पूर्ण संख्या में भी देखेंगे, पूर्णांक संख्या में भी देखेंगे और परिमेय संख्या में भी देखेंगे। जब हम किसी दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे, उसका जो तीसरी संख्या हमको जब अगर परिमेय संख्या ही मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये जो परिमेय संख्या है वो संवरित है। किसके अंतर्गत? जोड़ के अंतर्गत, घटा के अंतर्गत, गुना के अंतर्गत। आइए करके देखते हैं, ठीक है। अभी हमने प्राकृत संख्या में देखा था, क्या था इसके एग्जाम्पल में, क्या था 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये जो है कि बहुत सारा था। तो आइए दो कोई प्राकृत संख्या हम फिर से लेते हैं, 5 + 6 करेंगे तो हम क्या बनेगा 11। तो किसी एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या से योग करने पर तीसरी जो संख्या प्राप्त होती है वो भी प्राकृत संख्या होती है। इसलिए प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत यानी ऐड के अंतर्गत क्या है, संवरित है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, हाँ अंतर्गत क्या है जी, संवरित है। क्या? प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवरित है, ठीक है। दूसरी घटाव के अंतर्गत कोई एक एग्जांपल लें कोई भी, तो हमने देखा था कि घटा के अंतर्गत जो है कि संवरित नहीं था। जैसे 4 - 6 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, ठीक है। ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या। जब किसी दो प्राकृत संख्या को आपस में घटाते हैं, तीसरी संख्या मिलती है वो प्राकृत संख्या नहीं भी होती है। तो हम ये बोलेंगे क्या, नहीं, सभी प्राकृत संख्या सबट्रैक्ट के अंतर्गत संवरित नहीं है, ठीक है। आइए आप लोग और भी एग्जांपल लेके देखिएगा।
गुणा के अंतर्गत किसी भी दो प्राकृत संख्या को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमको तीसरी प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो हम ये कहेंगे हाँ, प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, क्योंकि दो प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, आइए डिवाइड में देखते हैं। दो प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करने पर हम भाग करने पर हमने देखा था कि कभी प्राकृत संख्या मिल जाती है और कभी प्राकृत संख्या नहीं मिलती है। जैसे 3 भागा 7 करिएगा तो आपको जो तीसरी संख्या मिलेगी वो प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी, अर्थात हम ये कहेंगे नहीं, प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगर आपको प्राकृत संख्या मिल रही है तो आप हाँ कहेंगे, अगर आपको प्राकृत संख्या नहीं मिल रही है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। आइए पूर्ण संख्या में देखते हैं। किसी भी दो पूर्ण संख्या को आपस में आप जोड़िए, कोई भी दो पूर्ण, 0 + 6 तो 6 ही मिलेगा, 9 + 12 2 11 21 मिलेगा। यानी जितने भी पूर्ण संख्या हैं उसको जब योग करेंगे तो तीसरी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोग और भी एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा। तो हम ये कहेंगे जितनी भी पूर्ण संख्या है सभी के सभी योग के अंतर्गत यानी ऐड के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत देखते हैं क्या सभी पूर्ण संख्या सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत सम्मिलित है। कोई एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, जैसे 6 एक पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमको मिलेगा -3। क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? हम बोलेंगे नहीं, नहीं, -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्या जितने भी हैं वो सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आप एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, 0 से दीजिए, 0 1 2 3 4 5 इसी तरह। ठीक है, आइए गुणन में देखते हैं। क्या किसी दो प्राकृत संख्या क्या कोई दो पूर्ण संख्या को आपस में गुणा करने पर तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है वो भी पूर्ण संख्या होती है? चलिए 0 × 9 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0 तो एक पूर्ण संख्या है बिल्कुल। 9 × 6 करेंगे, ये तो भी पूर्ण संख्या मिल गई। तो हम बोलेंगे हाँ, जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है जी, गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी मल्टीपल के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, आइए भाग के अंतर्गत, डिवाइड के अंतर्गत देखते हैं। किसी भी दो पूर्ण संख्या को जब आपस में भाग देंगे तो कभी आपको सम्मिलित हो, कभी आपको पूर्ण संख्या मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जब 2 भागा 5 करेंगे, 2 भागा 5 करेंगे तो आपको 2/5 मिलेगा। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो सभी भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आइए पूर्णांक संख्या में देखते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं। पूर्णांक संख्या योग करते हैं। -3 को हम योग करेंगे किसी दूसरी संख्या 6 से तो क्या मिलेगा, 6 में 3 जाएगा, कितने बचेंगे, बिल्कुल 3 बचेंगे, है ना। अगर आप 9 लें और घटा दें इसमें -3 और उसमें योग कर दें आप क्या, -3 को, 9 में 3 जाएगा, कितने बचेगा, 6। तो आपको जो भी संख्या मिलेगी वो आपको एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। यानी किसी भी दो पूर्णांक संख्या को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो तीसरी जो संख्या मिलेगी वो आपको पूर्णांक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी पूर्णांक संख्या हैं वो क्या है जी, ऐड के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी को अब घटा के अंतर्गत देखते हैं। किसी दो पूर्णांक संख्या को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं।
6 लेते हैं, ठीक रहेगा। हमने यहाँ पे दो पूर्णांक संख्या ली, -3 भी एक पूर्णांक संख्या है और -6 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसको हमने क्या किया, आपस में घटाया है, ठीक है। तो ये -3 माइनस +6, 6 में 3 जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। आप कोई और एग्जांपल लीजिएगा। आपको जो है कि किसी भी दो पूर्णांक संख्या को आपस में जब आप घटाइएगा तो तीसरी जो संख्या मिलेगी वो भी पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। आइए गुना करके देखते हैं किसी दो पूर्णांक संख्या को। 4 गुना 5, क्योंकि ये भी तो पूर्णांक संख्या है, तो 20 आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक संख्या है। चलिए -3 गुना -7 करते हैं, तो माइनस प्लस सत्या 21, ये भी तो है। कोई और लें, 2 गुना -6, 6 दूनी 12, माइनस 12, तो ये भी तो पूर्णांक संख्या है। तो किसी भी दो पूर्णांक संख्या को जब आपस में गुना कीजिएगा तो आपको एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। तो हम कहेंगे हाँ, जितने भी पूर्णांक संख्या है वो गुणन में क्या है, यानी मल्टीपल में क्या है जी, सम्मिलित है, ठीक है। भाग करके देखते हैं, जो भी पूर्णांक संख्या उसको भाग करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 एक क्या है जी, पूर्णांक संख्या है। इसमें अगर -2 से भाग देंगे तो क्या आपको जो प्राप्त होगा वो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा जी, नहीं। तो हम ये कहेंगे क्या, जितने भी पूर्णांक संख्या हैं वो भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। आइए परिमेय संख्या को देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। कोई दो परिमेय संख्या लीजिए, आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, जैसे 1/2 ये एक परिमेय संख्या है। इसमें आप जोड़ दीजिए दूसरी कोई परिमेय संख्या -1/4 को जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। आइए जोड़ के देखते हैं, 1/2 प्लस माइनस -1/4, ठीक है। 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 एकन 2 माइनस 4 एकन 4 -1, 2 एकन 2, 2 में 1 गया, बचा 1/4। तो 1/4 क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी परिमेय संख्या है वो जो है योग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत जी, योग के अंतर्गत, यानी ऐड के अंतर्गत क्या है जी, सम्मिलित है, ठीक है। आइए अब घटा करके देखते हैं, कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं। चलिए -3/2 ले लिया मैंने और इसको घटा दिया मैंने -4/5 से, ओके। यही -3/2 भी एक परिमेय संख्या है, -4/5 भी एक परिमेय संख्या है। आइए इसको घटा करके देखते हैं। 5 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 2 पंचे 10, 5 5 तिया 15, -15, माइनस प्लस यहाँ भी कर देते हैं। 5 दूनी 10, 2 4 दूनी 8, ठीक है। 15 में 8 गया, कितने बचे बोलिए, 7/10 माइनस में, तो -7/10 भी तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब परिमेय संख्या जो है कि सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। आइए गुना करके देखते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, ठीक है। 2/3 को गुना कर दीजिए 5/4 से, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12। और भी एग्जांपल लीजिए, -4/7 को गुना कर दीजिए 7/6 से, 7 चौके 28 माइनस, ठीक है, 7 छक्के 42, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि गुना करने पर क्या मिल रहा है जी, हमको परिमेय संख्या ही मिल रहा है, ठीक है ना। जितने भी परिमेय संख्या हैं उसको अगर हम गुना करेंगे, ठीक है ना, जितनी परिमेय संख्या उसको अगर हम आपस में गुना करेंगे तो हमको तीसरी जो संख्या वो भी परिमेय संख्या ही मिलेंगी। भाग करके देखिए, ठीक है। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, 2/5 भागा 3/-2, ठीक है। भाग कीजिए इसका, तो 2/5 गुना क्या हो जाएगा, 2/-3 है ना, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, तो ये माइनस यहाँ पर, तो -4/15। तो भाग करके देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन में तो हमको परिमेय संख्या मिल रहा है -4/15, लेकिन एक ही कंडीशन में आपको परिमेय संख्या नहीं मिलेंगी। कब, जब किसी के नीचे आपको 0 डाल दें, क्योंकि 0 भी तो क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। अगर इसके ऊपर आप एक और दूसरा परिमेय संख्या लिख दें, कोई भी 5, तो 5/0 एक ऐसा कंडीशन है जो भाग करने पर हमको परिमेय संख्या नहीं मिलता है, क्योंकि 5/0 ये अपरिभाषित है, ठीक है।
तो क्योंकि ये भी तो p बट्टे q के रूप में है ना। 5 भी परिमेय संख्या और 0 भी परिमेय संख्या। जैसे 4 को भाग करेंगे 2 से तो 2 मिलेगा, ठीक है। 4 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, ठीक है ना। लेकिन 5 भी एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है। जब 5 को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित यानी परिमेय संख्या हमको नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या संवृत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो है और यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन किस कंडीशन में, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, ठीक है। अगला जो अपना लॉ है, अगला जो बेसिक है वो है क्रम विनिमयता। ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। और हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों को समझ में आए, कुछ बातें समझ में ना भी आए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।